नमस्कार। असंभव सी दिखने वाली परिस्थितियां भी संभव हो सकती यदि आपके भीतर कभी ना हार मानने वाला हौसला, पढ़ाई तुम्हारे द्वारा इसी हौसले के साथ शुरू हुए उस चिंतन, संकल्प और प्रयत्नों की श्रृंखला का नाम, जिसने कोविड-19 और लॉकडाउन जैसी गंभीर चुनौतियों के बीच भी छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिक्षा का प्रवाह विद्यार्थियों के जीवन में निरंतर बनाया। यह हुआ ही पढ़ाई तुम्हारे द्वारा कि आज हमारी विद्यालयीन शिक्षा केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह अपने विद्यार्थियों के लिए उनके द्वार तक पहुंचे। स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की यह महत्वपूर्ण योजना हर उस श्रेष्ठ विकल्प को तलाशती है जो हमारे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आश्वासन देती है, और केवल आश्वासन ही नहीं देती बल्कि उसे संभव और सुनिश्चित भी बनाती है। यूं तो इस योजना के अनेक आयाम, परंतु एक प्रमुख आयाम प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं। आज हमारे सारे शिक्षक अपने अपने स्तर, शाला, संकुल, जिला, राज्य, सभी स्तर ऑनलाइन कक्षाएं कर उन शिक्षकों के स्वस्फूर्त प्रयासों को, उनके कर्तव्य बोध और सबसे अहम बात, उनकी इस संवेदनशीलता मेरा सादर SCRT छत्तीसगढ़ रायपुर की राज्य स्तर से प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं कर रही हैं। इन ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का, सभी शिक्षक मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। आज दूसरे क्रम हम कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा करने जा रहे हैं, और इसके लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर जया भारती चंद्राकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जया भारती चंद्राकर मैम की उपलब्धियां इतनी अधिक है कि शायद ये कालखंड इसी में समाप्त करना हो जाएगा। आप हिंदी की सहायक प्राध्यापक हैं, SCRT में पदस्थ हैं। आप साहित्य लेखन से जुड़ी हुई हैं, आपका रुझान छत्तीसगढ़ी साहित्य की ओर है, और आपको महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार और छत्तीसगढ़ी साहित्यकार पुरस्कार भी मिल चुका है। और ये सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज जया भारती मैम हिंदी विषय का SCRT से अध्यापन करने जा रही है। निश्चित तौर पर हमारे विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। जया भारती मैम, जैसा कि ऑनलाइन कक्षा शिक्षण की जब हम बात करते हैं तो निश्चित ही एक नया अनुभव है जिससे हम सभी गुजर रहे हैं और गुजरेंगे। और एक महत्वपूर्ण दायित्व भी है जिसने प्रदेश के विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच कनेक्टिविटी को जीवंत रखा है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो यह महत्वपूर्ण दायित्व अपने आप को सौंपता है। आप सबका इस ऑनलाइन कक्षा में पढ़ी भाग में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत इकाई एक के पाठ 1.3 की जो कविता है बादल को गिरते देखा है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इनके कवि है नागर, प्रगतिशील कवि है। तो हम इनकी कविता बादल को गिरते देखा है हम अध्ययन करेंगे। बादल को गिरते देखा है, कविता नागार्जुन की, कविता संग्रह युग धारा से ली गई।
वर्षा ऋतु के आने पर संपूर्ण प्रकृति में जो परिवर्तन आता है उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर विविध बिंबों प्रतीकों के माध्यम से चित्रात्मक शैली में अभिव्यक्त किया है। बादल को घिरते देखा, कविता हिमालय के उच्च शिखर की मनोरम दृश्य का वर्णन कवि ने अपने चिंतन के आधार पर यहाँ पर प्रस्तुत किया है और वे वर्णन किए हैं वर्षा ऋतु के आने पर सारी प्रकृति जैसे अपनी विरह को शांत करती हुई नजर। आप दृश्य पे देख सकते हैं कि किस तरह से बादल ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच उड़ता हुआ सा प्रतीत होता है और हिमालय के पर्वत पर यदि बादल दिखता है तो उसका कवि ने बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इसी भाव को कवि ने विविध बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। कविता ने हिमालय की पहाड़ियों का दुर्गम बर्फानी घाटियों, झीलों, झरनों तथा देवदारों के जंगलों के बीच दुर्लभ वनस्पतियों, जीव जंतुओं और गगनचुंबी कैलाश पर्वत जो हिमालय पर स्थित है पर मेघ के काले काले मेघ का अत्यंत ही आकर्षक वर्णन दिखाती है। तो बच्चों हम बादल को घिरते देखा इस कविता का हम करेंगे और इस अध्ययन के पूर्व मैं चाहती हूँ कि हम नागा अर्जुन के जीवन के महत्वपूर्ण उनके जो जीवन के क्षण है उनका भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे क्योंकि साहित्य में किसी भी साहित्यकार की रचना का समग्र रूप से जानने के लिए हमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में भी जानना आवश्यक है ताकि हम उनको समग्र रूप से जान सके और वे कविता में क्या वो कहना चाहते हैं इसका भी हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के अंतर्गत जान सकते हैं। तो आइए हम भी नागा अर्जुन के जीवन के बारे में जानेंगे। हिंदी और मैथिली भाषा के प्रमुख कवि नागा अर्जुन का जन्म 30 जून सन 1911 को मधुबनी बिहार के सतलखा गांव में हुआ। उनका असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागा अर्जुन तथा मैथिली भाषा में उन्होंने नागा यात्री उपनाम से उन्होंने रचनाएं की और वे टिकहर परिवेश में बने रहे। नागा अर्जुन की आरंभिक शिक्षा संस्कृत से हुई और आगे उन्होंने स्वाध्याय पद्धति के द्वारा अपनी शिक्षा को पूर्ण की थी। उन्होंने लगभग सभी विधाओं में लिखा है। 1 दर्जन से अधिक उनकी कविता संग्रह है, 2 खंड काव्य है तथा 6 से अधिक उपन्यास लिखे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें कविता संग्रह है अपने खेत में, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, रत्न गर्भ और भी है प्यासी पथराई के हजार हजार बाहों वाली, पुरानी युतियों का कोरन, भस्मांकुर उनके एक उपन्यास प्रमुख उपन्यास उनके रतिनाथ की चाची, गलतनुमा, नई कौर, कुंभी बात इत्यादि है और मैथिली भाषा में भी इनकी रचनाएं हैं जिनमें कविता संग्रह है चित्रा, पतिहीन, नग्नगाछ। इनके उपन्यास है मैथिली भाषा में आरो, नवपुरिया ये प्रमुख है। इनके अलावा साहित्य व बंगला भाषा में भी इनकी रचनाएं काफी चर्चित है और इन्होंने बहुत सारे पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया है जिनके अंतर्गत दीपक और विश्व बंधु पत्रिका है। इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को हो गई। अब हम इनके काव्यगत विशेषताओं का देखते हैं। नागा अर्जुन के काव्य में जनभावनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है, प्रकृति का मनोरम चित्रण मिलता है, देश प्रेम, श्रमिकों के प्रति सहानुभूति, संवेदनशीलता तथा व्यंग्य की प्रधानता इनमें प्रमुख रूप से पाई जाती है। भाषा शैली के अंतर्गत कविता में इनकी तत्सम शब्दावली की प्रधानता है, तो शुद्ध खड़ी बोली है, तो ग्रामीण और देशज शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है।
इनकी कविता की प्रमुख विशेषता जो भाषा शैली के अंतर्गत कहते हैं वह है प्रतीकात्मक शैली। प्रतीकात्मक शैली और बिंब योजना ये प्रगतिवादी कविता के महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं। जो भी प्रगतिवादी जो कवि हुए हैं उनकी कविताओं में प्रतीक और बिंब देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर प्रतीक और बिंब को भी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि प्रतीक बिंब प्रतीक उसे कहते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। तो हमारी भाव सत्ता को प्रकट करने के लिए प्रकट करने का एक माध्यम होता है उसे प्रतीक कहते हैं। और जैसे जो सूक्ष्म अर्थ प्रेरित करते हैं प्रतीक, जैसे कि जैसे हम लेते हैं कि गधा गधा जो है किसका प्रतीक है, मूर्खता का प्रतीक है। वैसे ही हंस आत्मा का प्रतीक कहलाता है और चकवा और चकई जो होते हैं प्रेम के प्रतीक है। तो इसी तरह से प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग इनकी कविता में देखने को मिलता है। बिंब जो किसी भी पदार्थ का भाव चित्र या फिर मानसिक चित्र होता है, चित्र खींचता है कवि, उसे कहते हैं बिंब। सादृश्य होने के कारण अर्थात बहुत अधिक समानता होने के कारण बिंबों का प्रयोग किया जाता है। तो हम जो जितने भी चित्रात्मक जो वर्णन होते हैं उसमें बिंबों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अब हम नागा अर्जुन को उनकी कविता ये ठीक है, अभी आगे बादल को उनके देखा है तो उसमें बिंब का प्रयोग किया गया है। और इनकी कविता की विशेषता है गीतों में जनजीवन का संगीत, अर्थात इनकी कविता ये है कविता में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है। उपमा और रूपक अलंकार के काव्य में देखते ही बनता है। भाषा अत्यंत सहज प्रतीकात्मक है। छंदबद्ध और छंदबद्ध दोनों ही इनकी काव्य की विशेषता है। अरबी, फारसी, बंगला, संस्कृत और मैथिली भाषा के शब्दों का प्रयोग इनके साहित्य में देखते ही बनता है। अब हम साहित्य में स्थान यदि देखते हैं तो नागा अर्जुन का साहित्य में प्रथम स्थान है। नागा अर्जुन प्रगतिशील काव्य धारा के साहित्यकार हैं और विलक्षण प्रतिभा के धनी नागा अर्जुन को अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, मैत्री शरण गुप्त पुरस्कार, राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली का शेखर सम्मान प्रमुख है। आप कवि नागार्जुन हिंदी साहित्य के लिए हैं। इनकी कविता अत्यंत ही भावप्रवीण और भी से लिखते हैं और ये प्रगतिशील कवि है और प्रगतिशील कवि के रूप में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो प्रगतिशील तो हम प्रगतिवाद है उनकी जो प्रवृत्तियां है वो इनके साहित्य में देखने को मिलती है। तो बच्चों मैं यहाँ पर चाहूंगी कि हम प्रगतिवाद को जाने। वैसे आप लोग के जो पाठ्य पुस्तक में है 8वीं इकाई में हिंदी साहित्य का जब अध्ययन करेंगे तो उस समय हम इसको बहुत अधिक रूप से उनकी कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हम प्रगतिवाद को भी जाने। हम यहाँ पर बहुत संक्षिप्त रूप में प्रगतिवाद क्या है, उसकी क्या प्रवृत्तियां है, इसको हम जानने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि हम जो कवि को पढ़ रहे हैं वो प्रगतिशील प्रगतिवादी कवि है। तो प्रगतिवाद विचारधारा हिंदी साहित्य में एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में प्रगतिवाद का आरंभ सन 1936 से 1943 के बीच माना जाता है। मार्क्सवाद विचारधारा का हिंदी साहित्य पर भी प्रगतिवाद का उदय के रूप में माना जाता है। कार्ल मार्क्स जो जर्मन के दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक थे और साहित्यकार थे, समाजवाद के रूप प्रणेता थे। उन्होंने उस समय शोषित और शोषकों के प्रति जो भाव व्यक्त किया, समाज में दो वर्गों के प्रति जो भाव व्यक्त किया जिसके अंतर्गत वे शोषकों के प्रति सहानुभूति जो मजदूर वर्ग है, वर्ग है उनके प्रति सहानुभूति रखा। तो इसी से हमारा हिंदी साहित्य भी इन कवियों में इनकी विशेषताओं को देखते हुए हमारे इस हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का प्रारंभ माना जाता है। प्रगतिवाद काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है समाजवादी यथार्थवाद और सामाजिक उत्थान का भाग चित्रण।
प्रकृति चित्र की लगाओ, प्रकृति चित्र। उस समय के समस्त प्रगतिवादी में ये समस्त प्रवृत्तियां और विशेषताएं देखने को मिलती है। नारी प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, सांप्रदायिकता का विरोध, बोधगम्य भाषा और वैज्ञानिकता, मुक्त छंद का प्रयोग। मुक्त छंद को यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, क्योंकि मुक्त छंद हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वो कविता मुक्त छंद का कविता है। तो चरणों की अन्यता, असमान स्वच्छंद गति और भावात्मक यदि विधान को ही हम मुक्त छंद कहते हैं। इसमें ये छंद जो है नियमों से बना हुआ नहीं होता, इसमें भाव होना ही प्रतियोगिता होती है और भाव ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये मुक्त छंद और मुक्त काव्य रूप का प्रयोग। तो प्रगतिवादी प्रवृत्ति में मुक्त काव्य का प्रयोग सभी जो प्रगतिवाद के कवि है उसमें देखा गया है। ये प्रवृत्तियां उससे मिलती है। तो यहाँ पर मुक्त काव्य जो है, मुक्त काव्य वह होता है जो प्रबंधनीयता न हो, उसमें प्रबंध काव्य की विशेषताएं न हो और ये एक ही छंद में कही गई बात दूसरे छंद से कहीं भी पर उसका मिलन न हो, अर्थात वो बात में संबंध न हो, तात्पर्यता न हो, तो उसे मुक्त काव्य कहते हैं। कबीर और मीराबाई यही के शब्दों हैं, ये मुक्त काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे ही प्रगतिवाद में हम इन विशेषताओं को देखते हैं। तो हम यहाँ पर अब हम हमारे प्रगतिवादी जितने भी कवि हैं, प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से नागार्जुन, केदारनाथ, गोपाल, रामविलास शर्मा, राघवे राघव, श्री मंगल सुमन, त्रिलोचन आदि। अब आइए हम यहाँ पर उनकी कविता बादल को गिरते देखा हम व्याख्यान करेंगे और इस कविता में कवि का हम यहाँ पर इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे और मैं चाहती हूँ आप सभी भी सस्वर वाचन करेंगे मेरे साथ, क्योंकि कविता का यदि हम सस्वर वाचन करते हैं तो कविता हमें जल्द ही याद हो जाती है। और बच्चों हम कविता का सस्वर वाचन करते हैं। बादल को गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है, कमल भवन गिर के शिखरों पर, बादल को गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है, छोटे मोती जैसे उसके शीतल सुहिन करों को, मान सरोवर के बुन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। अब हम इस कविता का भावार्थ बताएंगे और इसकी व्याख्या पर करेंगे। आप ध्यान से इसके अर्थों को और व्याख्या को सुनिएगा। तो सबसे पहले आपके प्रश्नों में भी परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं और लिए जाते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले किसी भी काव्य को यदि हम पढ़ते हैं, उनकी पंक्तियों को यदि हमें प्रश्न दिया जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए, तो हम सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि उसका संदर्भ क्या है और उसका प्रश्न क्या है। तो संदर्भ और प्रश्न यदि हमें ज्ञात होता है तो हम उस कविता का भावार्थ या व्याख्या बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चों इस कविता का संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के कक्षा 10वीं के इकाई 1 के पाठ 1.3 के कविता बादल को गिरते देखा से दिया गया है। इसके कवि नागार्जुन है,
जो प्रगतिशील विचारधारा के कवि हैं। अब हम इसमें प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर कवि ने हिमालय के ऊंचे शिखरों पर बादल को छाते हुए देख रहे हैं, वर्षाकालीन बादलों को छाते हुए देख रहे हैं और उनके विविध मनोरम दृश्यों का यहाँ पर विवरण किया है। अब बच्चों हम इसके अर्थ को यहाँ पर देखते हैं। तो शब्दार्थ पहले हम इसको स्पष्ट कर देते हैं। अमल का शब्दार्थ है निर्मल या पवित्र। धवल का मतलब होता है श्वेत। गिरि का मतलब पर्वत। शिखरों का मतलब होता है ऊंची चोटी। बादल को घिरते देखा है। घिरते का मतलब होता है छा जाना, छाते हुए कवि ने देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे, मोती आप सभी जानते हैं चमकदार होता है और मोती एकदम सुंदर स्वच्छ चांदी की तरह दिखाई देता है। शीतल का मतलब होता है ठंडा। तुहिन का मतलब होता है ओस। ओस की कणे। कण का मतलब होता है उन्हें छोटी छोटी कणे। मानसरोवर, यहाँ पर मानसरोवर का कवि ने तात्पर्य लिया है कि हिमालय जो बर्फों से घिरा हुआ है, हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वतों के नीचे जो मानसरोवर, जो कैलाश पर्वत के रूप में जाना जाता है, वही मानसरोवर है। उन स्वर्णिम, स्वर्णिम का मतलब होता है सुंदरता। उन्हीं की तरह सुंदरता। कमलों पर, कमल के पुष्प पर ये गिरते देखा है। तो हम यहाँ पर इसके अर्थ और भावार्थ को पुनः देखते हैं। अभी यहाँ पर कहते हैं कि निर्मल श्वेत, निर्मल श्वेत पर्वत, हिमालय के पर्वत के ऊंचे चोटी पर बादल को मैंने छाते देखा है। अर्थात वर्षाकालीन बादलों को मैंने ऊंचे पवित्र श्वेत पर्वत, हिमालय के पर्वत ऊंचे शिखरों पर उठकर मैंने इन्हें गिरते हुए, छाते हुए देखा है। और वर्षाकालीन जो बादल है, जब वे सुबह सुबह सूर्य उदित होने के पहले यदि देखते हैं तो चारों ओर कण दिखाई देते हैं, उसके कण। तो यहाँ पर कवि ने मानसरोवर में जो खिला हुआ जो पुष्प है, वहां पर स्वर्णिम अर्थात सूर्य की किरणें उस पुष्प पर गिर रहे हैं। तो उनको देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पूरी ठंडी मोटी, सुंदर मोती जो है पर दिखाई दे रही है। फिर से देखते हैं, कवि कह रहे हैं कि निर्मल पवित्र श्वेत पर्वत के ऊंचे चोटी पर वर्षाकालीन बादल को मैंने गिरते देखा है। और वर्षाकालीन बादल के शीतल ठंडी जो ओस के बूंदे हैं, वो छोटे छोटे मोती जैसे दिखाई दे रहे हैं। उनको मैंने मानसरोवर के नीचे खिले हुए कमलों के, श्वेत कमलों के स्वर्णिम, स्वर्णिम कमल है, उन पर मैंने गिरते देखा है। अर्थात उन्हें खाते हुए, उनको गिरते हुए देखा। और बादल को मैंने, वर्षाकालीन बादलों को मैंने गिरते देखा। तो बच्चों एक बार पुनः मैं बता देती हूँ इसके अर्थ भावार्थ को। कवि कह रहे हैं कि, कवि कहते हैं कि जब स्वच्छ और श्वेत सफेद तो गिरी है, पर्वत है, वो वर्षाकालीन बादल से जब छा जाते हैं तो कवि उन्हें देखते हैं। कवि कह रहे हैं कि मैं निर्मल और श्वेत पर्वत के शिखर, ऊंचे शिखरों पर बादल को छाते हुए देखा है। और उनके छोटे छोटे मोती जैसे शीतल ओस के कण है, उनको मैंने मानसरोवर के सुनहरे कमलों पर गिरते हुए देखा है। और उनका उन्हें मनोरंजन का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कवि यहाँ पर उसके मानसरोवर के सुनहरे कमलों पर मोती के कणों को छलकते हुए देखते हैं और उनका यहाँ पर वर्णन किया है। तो बच्चों यहाँ पर हम कुछ जो उनके काव्य सौंदर्य है, विशेष जिन्हें कहते हैं, और शिल्प पक्ष को भी पर देखते हैं। तो इस कविता में शिल्प पक्ष के रूप में हम यहाँ पर मानसरोवर के रमणीक प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रात्मक दृश्य प्रस्तुत किया है।
छोटे छोटे मोती जैसे, छोटे छोटे जो यहाँ पर छोटे छोटे शब्द लिखा हुआ है, वहां पर उगती प्रकाश, छोटे छोटे मोती जैसे उसके तुहिन, उसके शीतल तुहिन कणों को। यहाँ पर उपमा अलंकार, छोटे छोटे मोती जैसे, तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो दो वस्तुओं की समानता, समान गुण धर्म का उत्पादन करने वाले को क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। तो उपमा का अर्थ ही होता है समानता या तुलना या बराबरी। तो यहाँ पर छोटे छोटे जैसे, तो उपमा में, उपमा अलंकार में चार बातें, एक तो उपमेय होता है, उपमान होता है, और वाचक शब्द और साधारण। तो ये चार बातें होती हैं। तो उपमेय जिसकी उपमा की जाती है, जिसका वर्णन हो रहा हो, तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर शीतल तुहिन कण क्या है? उपमेय है। उपमान यहाँ पर मोती, वो मोती की तरह दिखाई दे रहे हैं। साधारण धर्म क्या है? वो शीतल है। और वाचक शब्द क्या है? जैसे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। ऐसे ही अमल भवल छोटे छोटे में यहाँ पर अनुप्रास है, जिसमें छेका अनुप्रास कह सकते हैं, सॉरी वृत्तानुप्रास है। और अनेक तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्द का प्रयोग जैसे कि यहाँ पर तुहिन शब्द है, शीतल है, स्वर्णिम है, भवन है, ये सारे शब्द जो है तत्सम शब्द के। और इसमें रस, रस कौन सा रस होगा? रस कितने होते हैं आप सबको पता होगा। रस, उनकी कविता में रस अनिवार्य, किसी भी कविता को पढ़कर हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है, हम रस कहते हैं। विशाल, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वत्स, अद्भुत और शांत, ये 10 रस है। इनमें यहाँ पर शांत रस हमें देखने को मिलता है। गुण, माधुर्य गुण है। तो गुण क्या है? कविता में गुण का, गुण जो है कविता के नित्य धर्म है। नित्य धर्म व नित्य गुण कविता के हैं, जिनमें 3 है। एक तो माधुर्य गुण, ओज गुण और छंद मुक्त है और चित्रात्मक किया गया है। इसलिए विभिन्न गुणों के माध्यम से कवि यहाँ पर चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हम अगली कविता को लेते हैं। अगली पंक्ति, अगली पंक्ति को भी मैं सोचकर वाचन करती हूँ, आप भी मेरे साथ सोचकर वाचन करेंगे। बादल को धीरे धीरे, बादल को धीरे धीरे, ऊंची बड़ी कई झीलें हैं के श्यामल नील सलील में, समतल देशों से आकर आवस की उमस से आकुल, चित्त मधुर विस्फो तंतु खोजते, हंसों को फिरते देखा, हंसों को फिरते देखा, बादल को गिरते देखा। यहाँ पर कवि हिमालय पर्वत के नीचे बहुत सारी छोटी बड़ी झीलें हैं। उन झीलों के विशेषताओं को और उन झीलों के मनोरम दृश्य को यहाँ पर स्थित कर रहे हैं। कवि कहते हैं, संदर्भ जो मैंने बताया वो संदर्भ होगा। प्रसंग इसमें कि यहाँ इन पंक्तियों में कवि हिमालय की सुंदरता का चित्रण कर रहे हैं। हिमालय के नीचे बहुत छोटी बड़ी झीलें हैं, उनका उन्होंने वर्णन किया है, जहाँ सभी प्राणी आनंद और उल्लास का, और इसकी व्याख्या देखते हैं, इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत के नीचे बहुत छोटी बड़ी कई झीलें हैं, और उनका जो जल है, पहले इनके अर्थों को, इनके शब्दार्थ को बताते हैं।
तो छोटी बड़ी झीलें झील होती है। और श्यामल का मतलब होता है कृष्णवर्ण, नील का मतलब होता है नीला, सलील का अर्थ है पानी। समतल देशों से, जो मैदानी क्षेत्र है ऐसे देशों से। पावस का मतलब होता है वर्षा। उमस, उमस का मतलब होता है उष्मा, गर्मी। आकुल होना, व्याकुल हो जाना। तिक्त का मतलब होता है खट्टे, खट्टापन। मधुर, मीठा। विष तंतु, विष तंतु का मतलब है यहाँ पर कमल की डंडियां, कमल के जो तंतु है उसे विष तंतु कहा गया है। और एक अर्थ और होता है जिसे कीड़े मकोड़े भी कह सकते हैं। हंस, और हंस पक्षी का नाम है। तीरते का मतलब होता है तैरते हुए देखा है। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, अब इसके हम भावार्थ को लेते हैं। कवि कहते हैं पर्वतीय प्रदेश में बादलों के घिरने पर यहाँ पर झीलों का वर्णन कवि ने किया है। कवि कहते हैं कि हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वतों के नीचे कई छोटी बड़ी झीलें हैं, और जिसमें कैलाश पर्वत का मानसरोवर भी है, और उसका जल कृष्ण वर्ण का नीला दिखाई दे रहा है। जिसमें समतल देशों के अनेक जो पक्षी हैं, जो पावस और ग्रीष्म की उमस से व्याकुल होकर इस सरोवर में आते हैं, आ आकर वे इस जल में स्थित खट्टे मीठे कमलों के तंतुओं का स्वाद लेते हुए इधर उधर विचरण कर रहे हैं। इनको भी मैंने देखा है, और मैंने वर्षाकालीन बादल को फिर देखा है। पुनः देखते हैं। कवि कह रहे हैं, फिर से भावार्थ को मैं स्पष्ट करती हूँ। कवि कह रहे हैं कि हिमालय के पर्वत के नीचे छोटी बड़ी कई झीलें हैं, और उन झीलों में कैलाश पर्वत का मानसरोवर भी स्थित है। उनका जल है वह श्याम वर्ण का है, नीला है, और बहुत ही पवित्र है, निर्मल है। उन जलों में, उन जलों में समतल देश के, दूर देश के जो पक्षी है वो पावस अर्थात वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु की उमस से अर्थात उष्मा से व्याकुल होकर यहाँ पर इस जल में आए हुए हैं। और इस जल में स्थित कमल फूलों के जो तंतुएं हैं और कमल डंडियां हैं, उनके खट्टे मीठे मधुर कमल तंतुओं को वे यहाँ पर खोजते हैं, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार इस झील में तैरते हुए नजर आते हैं। और कवि कहते हैं इन हंसों को मैंने तैरते हुए देखा है, जो अत्यंत ही सुंदर दिखाई देता है। वर्षा ऋतु में वर्षाकालीन बादल के घिरते बादल को मैंने छाते हुए देखा है, और बड़े बड़े झीलों के बीच स्थित मानसरोवर में हंसों को मैंने तैरते देखा है। तो यहाँ पर कवि ने मानसरोवर का, उनकी झीलों का बहुत ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। और पर्वतीय प्रदेश में सुंदर झीलों का भी वर्णन करते हैं। तो आइए अब हम इनके काव्य संदर्भ को, जिसे हम विशेष कहते हैं, शिल्प पक्ष को देखते हैं। तो कैलाश पर्वत की अत्यंत रमणीक स्थान है। वहां पर गर्मी की उमस से व्याकुल होकर दूर देश के पक्षी आते हैं और विचरण करते हैं, आनंद मनाते हैं। तो उनके उल्लास और आनंद का कवि ने पर किया है। और आलंबन के रूप में भी प्रकृति का विचरण है। शैली ये है, गाने योग्य है, भाषा सहज है, और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है, स्वाभाविक बोधगम्य है, अनुप्रास अलंकार है, और रस जो है विकार है, माधुर्य गुण है। और छंद, छंद को देखते हैं तो छंद कौन सा छंद होगा, छंद होगा। और इस तरह से हम काव्य के अर्थों को जान गए हैं। तो बच्चों, परीक्षा में भी आपसे इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपको जीवन परिचय के बारे में बताया है कवि के। तो जीवन परिचय से बहुत सारे
प्रश्न आपके डिफिकल्टी प्रश्न को पूछे जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं। अब परीक्षा में भावार्थ और व्याख्या संबंधित प्रश्न इस प्रकार से किए जाते हैं। तो प्रश्न आपके समक्ष भी है। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए या निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने दो प्रश्न लिखे हुए हैं, छोटे छोटे मोती जैसे कमलों पर लिखा है। दूसरा है समतल देशों में आकर अंकों को गिरते देखा है। तो इसका हमें जैसा प्रश्न पूछा जाता है वैसे ही हमें उत्तर लिखना होता है। जैसे प्रश्न किया जाता है, प्रश्न जो है पूछा नहीं जाता, किए जाते हैं। तो प्रश्न जैसे किए जाते हैं वैसे हमें उत्तर देनी होती है। तो यदि सप्रश्न व्याख्या यदि प्रश्न किए गए हैं तो हमें उसी तरह से प्रश्न के उत्तर देने होंगे। यदि भावार्थ पूछा गया है तो भावार्थ को आप लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले जो कविता है, जो काव्य है, तो हम उसके भावार्थ को यहाँ पर देखते हैं। व्याख्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। कवि, संदर्भ और प्रसंग। तो बच्चों, मैं आप लोग को, मुझे लगता है कि कविता के दो पंक्ति मैंने यहाँ पर आपको समझाया, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्लास में हम शेष बचे हुए जो कविता के पंक्ति हैं उसकी व्याख्या करेंगे, भावार्थ को समझेंगे। आज मैं आप लोग को यहाँ पर एक गृह कार्य के रूप में 3 प्रश्न देने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है? दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील समुद्र समतल देशों से आकर पारस की से आकुल। तीसरा प्रश्न है, अपने आसपास के प्राकृतिक दृश्यों को देखकर कविता की रचना 4 पंक्तियों में कीजिए। तो बच्चों, ये प्रश्न आप अपने चैट बॉक्स में भी हमारे क्लास में डाल सकते हैं। और बच्चों, अब समय हो रहा है प्रश्न बैंक का, प्रश्न मंच का। तो सर से अनुरोध है कि प्रश्न मंच जो यहाँ पर हम बच्चों से लेते हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका इस सुंदर सी प्रस्तुति के लिए, और जो लयात्मक इसका चुनाव है जो आपने इस कविता को दिया है, उसने एक सुंदर से गीत का स्वरूप ले लिया। जितना एक तो सबसे पहली बात ये नागार्जुन उनकी कविता है, और शीर्षक भी बड़ा प्यारा सा, बादल को गिरते देखा है। निश्चित ही मुझे विश्वास है कि हमारे बच्चों को यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी, और आपकी अगली कक्षा की जो प्रतीक्षा बड़ी अधिकता से करेंगे। बड़ी आतुरता से उनको प्रतीक्षा रहेगी आपकी अगली कक्षा की। और हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फीचर है, एक आकर्षक फीचर होता है उनके लिए, और वो है मेंटीमीटर क्विज। हमारे बच्चे अभी तक मेंटीमीटर क्विज में किस तरह शामिल हुआ जाता है इस प्रक्रिया से परिचित हो चुके होंगे। फिर भी यदि कोई नए विद्यार्थी आज के सेशन में हमसे जुड़ रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, क्विज में शामिल होना बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करिए, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स, जो भी ब्राउजर आप इस्तेमाल करते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे ही ओपन होता है menti.com टाइप करें। आप जो ही menti.com टाइप करते हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक विंडो खुलती है जो आपसे कोड मांगती है, कोड चाहती है। जैसे ही आप कोड टाइप करते हैं आप इस क्विज में शामिल हो जाते हैं। हालांकि इंस्ट्रक्शन देने की अब उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफी तेजी से बच्चे जुड़ते चले जा रहे हैं, और ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। और जितने तेजी से बच्चे जुड़ते हैं
स्क्रीन पर हलचल बढ़ते जाती है और उसको देखना अपने आप में एक तरह का आनंद है। और वह एक तरह की प्रतिक्रिया भी है कि बच्चों की समझ बन रही है, क्योंकि प्रायः यही देखने में आता है, यदि हमारी किसी विषय पर समझ नहीं बनती तो निश्चित तौर पर हम प्रश्नों के उत्तर देने से कतराते हैं, बचते हैं। पर यदि हमारा आत्मविश्वास है इस चीज को लेकर कि मैं समझ पा रहा हूँ, मेरी समझ बन रही है, तो मैं प्रश्नों के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो बिल्कुल यही स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। हम बढ़ते हैं आज के इस क्विज की ओर। जैसे कि हमारे विद्यार्थियों को भली भांति मालूम है, इस क्विज में 5 प्रश्न होंगे, हर एक क्विज में 5 प्रश्न होते हैं। प्रश्न एक के बाद एक स्क्रीन पर आते जाएंगे। आपको सोचने के लिए, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल 15 सेकंड होंगे। आपसे मेरा आग्रह है कि वो 15 सेकंड पूरे ना लें। जितने जल्दी आप उत्तर देंगे उतने ज्यादा अंक आपके खाते में जाएंगे और वो आपको बनाएंगे इस क्विज का विजेता। तो आप सभी को शुभकामनाएं और प्रारंभ करते हैं आज का क्विज। स्क्रीन पर पहला प्रश्न, मैम प्रश्न पढ़िएगा, नीचे विकल्प उन्हें भी पढ़िएगा। पढ़िए। प्रश्न पहला है, तुरीन शब्द का अर्थ है? का आभा, का निर्मल, का श्वेत, का होश। होश। 5 सेकंड, 4, 3, 2, 1 और अब समय समाप्त। स्क्रीन पर परिणाम दिखाई दे रहा है। 57 विद्यार्थियों के उत्तर सही हैं। बहुत बहुत बधाई। और उन विद्यार्थियों को भी बधाई जिनके उत्तर सही तो नहीं है, परंतु उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। भाग लेना, हिस्सा लेना, जूझना और डटे रहना, जुटे रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी संदेश और शुभकामना के साथ अगला प्रश्न स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न है, नागा अर्जुन किस युग के कवि है? का प्रगतिवादी, का प्रयोगवाद, का छायावाद, का रहस्यवाद। जल्दी अपना उत्तर चुनें। समय समाप्त और स्क्रीन पर परिणाम सामने है। 83 स्टूडेंट्स ने सही उत्तर दिया है। बहुत अच्छी बात है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, पर ये बताता है कि विद्यार्थियों ने पूरी एकाग्रता के साथ ये सेशन अटेंड किया है। कम ही विद्यार्थियों के उत्तर गलत हुए हैं। अधिकांश मतलब कहना चाहिए मेरिट के लेवल पे विद्यार्थियों के उत्तर सही है। बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन। नागा अर्जुन ने मैथिली भाषा में किस उपनाम से रचनाएं की? वैद्यनाथ, मिश्र, यात्री, चित्रा। बहुत सुंदर। 45 विद्यार्थियों के उत्तर सही है, उन्हें बधाई। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर हमारे विद्यार्थियों के। छोटे छोटे मोती जैसे में कौन सा अलंकार है? का उपमा अलंकार, का रूपक अलंकार, का यमक अलंकार, का उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या बात। 103 विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिए हैं। बहुत अच्छी बात है। बड़ा अच्छा रिस्पांस है। और अब हम बढ़ते हैं आज के क्विज के अंतिम प्रश्न की ओर। और ये अंतिम प्रश्न निर्धारित करेगा कि कौन बनेगा आज के इस क्विज का विजेता। तो पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान से
प्रश्न को पढ़िए, सुनिए और उत्तर दीजिए कम से कम समय लेकर। आप बन सकते हैं आज के इस क्विज के विजेता। पढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। मानसरोवर के स्वर्णिम कमलों पर कवि ने किसको गिरते देखा है? ग छोटे छोटे मोती को, ख शीतल कणों को, ग बादल को, ख अमल धवल गिरी को। समय समाप्त हो रहा है और सोचने का समय समाप्त। परिणाम सामने। 55 विद्यार्थियों के उत्तर सही है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को ठीक है, विश्लेषण होना चाहिए था पर समय कम है। पढ़ते हैं परिणाम की ओर। देखते हैं कौन बनता है आज के इस क्विज का विजेता। तो परिणाम है स्क्रीन पर। नीतू कश्यप, नीतू कश्यप आप बनती हैं विजेता आज के इस क्विज की। आपको बहुत बहुत बधाई, आपके लिए तालियां। शुभम डॉन, अनिता साहू, नुपुर साहू, पंकज भोसले, यमुना साहू, हर्ष रात्रे, आर पटेल, थॉमस, खुशी चौहान, आप भी उन विद्यार्थियों में से हैं जिन्होंने इस क्विज में अच्छे अंक अर्जित किए हैं, जिनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में जुड़ते रहें, मेंटीमीटर क्विज में भाग लेते रहें, पूरी एकाग्रता के साथ हमारे इन सेशंस का लाभ उठाएं। और अब समय है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर से सेशन के लिए। और बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस पर उन्होंने अटेंड किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अधिक से अधिक ऑनलाइन क्लास में जुड़े और इस सेशन को पूरी तरह से। नमस्कार।